नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा हम करेंगे निकाय चुनाव के पहले चरण के सिकंदर की। दरअसल गुरुवार को यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए 37 जिलों में कुल 52% वोटिंग हुई। 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 मेयर, 820 पार्षद और 103 नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं ने वोटिंग की है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। वोटिंग के दौरान पश्चिमी यूपी के कई जिलों में फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कई जिलों में हिंसा और पथराव भी हुआ, तो कई जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से पहचान पत्रों की जांच करने की मांग की गई। कई जगहों पर मतदाताओं के नाम गायब होने का भी आरोप लगाया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान बूथों पर बीजेपी और प्रशासन के लोगों ने जमकर मनमानी की और फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मैनपुरी और सहारनपुर जिले में बूथ लूटने और वोट न डालने देने का आरोप भी लगाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन ने झांसी में हो रहे चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सत्ता पक्ष पर डरा धमकाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाताओं की सूची पर चर्चा रही है। दरअसल वाराणसी में वार्ड नंबर 51 भेलूपुर के कश्मीरीगंज मोहल्ले के 51 मतदाताओं के नाम के आगे पिता के तौर पर सिर्फ एक ही नाम और एक ही मकान नंबर दर्ज पाया गया और देखते ही देखते मतदाता सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पूरे मामले पर मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारियों की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सपा समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच कराकर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल निकाय चुनाव के पहले चरण में महज 52% वोटिंग हुई। कम वोटिंग के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे धांधली के आरोप से जहां बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, तो वहीं सपा और बसपा के लिए कहीं ना कहीं राहत है। अब देखना होगा कि पहले चरण का सिकंदर कौन बनेगा। इसका फैसला 13 मई को होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत है। और साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं। प्रोफेसर जोशी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कौशलकांत जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आरोप समाजवादी पार्टी और आपकी जो विरोधी हैं उनकी ओर से लगाया जा रहा है कि धांधली पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें की गई है। बूथ लूटने तक के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। कई बार मतदाताओं की जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की आशंका भी विपक्षी पार्टियां जता रही हैं। क्या मिसमैनेजमेंट रहा है? और जो 52% वोटिंग हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं मिश्रा जी? कौशलकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए एक बार। मैं म्यूट नहीं हूं जी। जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। की तरफ से प्रॉब्लम होगी शायद। सर, अब आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और विपक्ष है, अच्छा विपक्ष है। और अगर उसे इस बात का अंदाजा है और इस बात का पता है और इस बात के सबूत हैं कि कहीं लूटा गया है बूथ, कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई है, कहीं धांधली हुई है, तो समाजवादी पार्टी ने क्या रिटर्न एफआईआर की है, क्या रिटर्न कंप्लेन की है, या सिर्फ टीवी पे बैठ करके प्रेस रिलीज देने का काम किया है? इस चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो इसके पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश को छोड़ दीजिए पूरे देश की बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है और जब विपक्ष में कोई जीतता है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। हर बार इलेक्शन के बाद, हारने के बाद
या हार जो पहले से ही मान लेते हैं कि अपनी हार होने वाली है, वो कोई न कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन के तरीके में, ईवीएम में और धांधली की। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो अगर हुआ है तो गलत है, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए, चुनाव आयोग को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पर केवल आ करके जुमले देना और स्टेटमेंट देना और धरातल पे कुछ ना करना रिटर्न में, ये मुझे लगता है गलत तरीका है। और वोटिंग जहां तक परसेंट रही जी वोटिंग परसेंट आपने पूछा, तो देखिए लोकतंत्र में वोटिंग जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा और उतना मजबूत लोकतंत्र होता है। और मुझे लगता है कि जनता थोड़ी उदासीन रही है, मुझे लगता है कि, लेकिन 52% वोट हुआ है, हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी वोट दिया है, जो भी डिसीजन होगा वो तो होगा। वोटिंग परसेंट पे जाने की बात करने की मतलब हुआ कि हम किसी चीज से घबरा रहे हैं, हम किसी चीज से नहीं घबरा रहे। वोटिंग परसेंट पहले भी ऐसे कम होते थे, अब होने लगे हैं 70%, 72%। पहले तो 30-30% होते थे और 15-20% से लेकर के 30% की जो सरकारें बन जाती थी। तो जो भी जैसा लोकतंत्र का आदेश है वो हो रहा है, और जनता की मर्जी है, जब चाहेगी तब वोट करेगी, और उसके पास नोटा का भी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि जनता को आगे बढ़ के वोटिंग करनी चाहिए, लेकिन वोट परसेंट कम होने से हमें कोई डर नहीं है। चलिए, भुवन जोशी जी, जनता की रुचि कम रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं चुनाव के प्रति? और जो आरोप आप लोग लगा रहे थे, क्या उनका जवाब आप लोगों को मिला? मिश्रा जी ने जो बातें कही। मैंने अभी ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुना, हम्म। तो हम देख पा रहे थे इन्होंने एक शब्दों का प्रयोग करा, जुमलेबाज। तो पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि जुमलेबाज कौन लोग, कौन थे जो 2 करोड़ की नौकरी का वादा कर रहे थे, कौन थे जो 15 लाख आपके अकाउंट में डाल रहे थे, कौन थे जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे, कौन थे जिनके सांसदों ने गोद लिए जो गांव, कौन थे वो लोग। प्रदेश जानता है कि जुमलेबाज कौन है। और मैं आदरणीय प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने, प्रतिनिधिमंडल ने कल लिखित में इसकी शिकायत करी है, और ऐसी ऐसी सूचनाएं आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक ही परिवार के 40 सदस्य, उसकी सूची भी आज पूरे इंटरनेट में, आप तो बहुत, पराग जी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं इस प्रदेश के, आप जानते हैं, वो भी इंटरनेट पे घूमने का काम कर रही है कि कैसे एक फर्जी तरीके से लिस्ट बनी है करके, वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। और देखिए किस प्रकार एक धर्म विशेष के लोगों को चुनाव से रोका गया, किस प्रकार उनको करा गया, और ये कोई नया नहीं है। और हम लोग बहुत जिम्मेदार विपक्ष है, हम लोगों ने इसकी रिटर्न में सूचना दी है और इसकी कंप्लेंट करने का काम करा है। और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दुख का विषय पराग जी, फिरोजाबाद में जो हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे, उनके बेटे की हत्या हो गई वोट से पहले। तो ये बताने को काफी है, जब कैंडिडेट का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य सामान्य नागरिकों की दशा दिशा क्या होगी। ये देश और प्रदेश जान रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश एक लाइव हत्या प्रदेश बन चुका है। लेकिन मिश्रा जी ये कह रहे हैं सर कि जब हारने का अंदेशा होता है तो फिर ठीकरा फोड़ा जाता है इसी तरीके से। उत्तर प्रदेश की महान जनता पे हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार हमने देखा मैनपुरी में हमें आशीर्वाद मिला, हम 1 लाख वोट से जीते थे, हम लोग 3 लाख वोट से जीते। खतौली में हमसे उन्हें इनसे सीट छीनने का काम करा। हम लगातार बढ़ रहे हैं और इस प्रदेश का जो विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। और वो लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन से लेकर सदन तक उठाने का काम है। जोशी साहब ऐसा भी कहते रहे हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जनता बदलाव के प्रति अपनी रुचि कम दिखाती है, तो क्या इसको आप मानते हैं या मानकर चल रहे हैं, कुछ ऐसा है? देखिए पराग जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता का जो भी आशीर्वाद होगा, समाजवादी पार्टी इसको गंभीरता से लेगी। और हम लोग लगातार जो लड़ाई है गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमारे लिए चुनाव जीतना हारना कोई विषय नहीं है, हमारे लिए विषय है इस उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों की सेवा करना। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, वोटिंग परसेंटेज को सर आप कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं, और इसके साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले चरण के बाद हमने देखा, वोटिंग के बाद हमने देखा, उसको आप कैसे समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में 4 तारीख को प्रथम चरण का वोटिंग था, जिसमें 47 जिलों में वोट डाले गए और 47 जिलों में वोट डाले गए। और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज लगभग निकाय चुनाव में इसी तरह का रहता है। अगर अन्य पिछले गत चुनाव का अगर आकलन करें तो वोटिंग परसेंटेज इसी तरह का रहता है।
और सवाल इस बात का है कि देखिए वोटिंग में नाम बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बकायदा, निकाय आयुक्त ने बकायदा इसके लिए एक समय, तयबद्ध समय सीमा दिया था। उसमें कोई भी आदमी अपना जो भी प्रत्याशी है या पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को, या समाजवादी पार्टी के वोटर या अन्य दल के कोई भी वोटर अपना नाम बढ़वा सकते थे। इसके लिए बकायदा समय दिया गया और बकायदा उसके लिए पूरे एक बीएलओ के माध्यम से वो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का एक तयशुदा कार्यक्रम था। लेकिन अब सवाल ये है कि मतदाताओं की बहुत ज्यादा अभिरुचि इस चुनाव में, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर देखिए इन चुनाव में, निकाय चुनाव की अगर बात करें तो जनमानस, ये क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ा जाने वाला चुनाव रहता है। वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं एरिया के, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए इसमें वोटिंग होती है। लोग इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चुनते हैं। वो किसी दलगत भावना से उठ के भी प्रत्याशी चुनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भयमुक्त शासन का और कानून का राज कायम किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनता इस चीज को भी देख रही है कि किसकी सरकार बनाई जाए। मतलब लेकिन सर विपक्षी पार्टियां तो कह रही है ना कि फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। नहीं, इनकाउंटर, देखिए इनकाउंटर करना, इनके जो अपराधी होगा, अपराधियों को कोई धर्म जाति नहीं होती है, वो किसी भी जात के नहीं होते हैं। अपराधी अगर अपराध करेंगे और जनमानस के बीच में आतंक फैलाएंगे, आपराधिक कृत्य करेंगे, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। और इस समाजवादी पार्टी ने तो वैसे भी क्या ना अपराधियों को पोषण करने का काम किया है। 101 मुकदमे वाले अपराधी कन्विक्टेड नहीं हो पाए किसी मुकदमे में। 10 जजों ने इनकार कर दिया मुकदमा सुनने से, 11वें जज ने बेल दे दिया। तो समाजवादी पार्टी इस बार में क्या कहना चाहेगी? सीधी सी बात ये समझ लीजिए। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, और जो अपराध करेगा, जो भी अपराधी होगा, भयमुक्त शासन देना सरकार का कर्तव्य होता है, कोई भी सरकार हो। पब्लिक उसको पसंद करती है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कानून, भयमुक्त शासन का राज दिया है, तो पब्लिक उसको पसंद कर रही है। और आज कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, ये अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं। और इस तरह के माफिया अगर अवैध कब्जे कर रहे हैं तो या तो उन बुलडोजर से उनकी जगह गिरा दी जा रही है और वहाँ कॉलोनी बसा दी जा रही है, जो गरीबों को आवास देने का काम हो रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो इस तरह का कृत्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका शुद्ध रूप से लाभ मिलना सुनिश्चित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पंकज जी, स्थानीय मुद्दों पर क्या जनता वोट कर रही है, या फिर प्रादेशिक मुद्दे ही आप हावी देख रहे हैं? जी, स्थानीय जो मुद्दे निकाय से जुड़े हुए होते हैं उन पर जनता की रुचि है, या फिर प्रादेशिक मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमृत पेयजल योजना, रोड का काम, स्मार्ट सिटी के तहत काम, सतही लेवल पे अगर जाके देखिए तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो 34 साल 31 साल तक कुछ कार्य नहीं हुए थे। उस एरिया में लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में हम इतने बड़े 50 साल के हो गए, हमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारे यहाँ फुटपाथ बनाओ, हमारे यहाँ नालियां बनी हो, पूरा एकदम नालियां बनी हो, इस तरह का काम, रोड बनी हो, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो ये जनमानस इस बात को देख रहा है। मैं ये मुस्लिम बाहुल एरिया की बात कर रहा हूँ, और बहुत से मुसलमानों ने कभी ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे इस बार। अब वो कितना परसेंटेज वोट कन्वर्ट होता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ये तो 13 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन जनमानस की ये आवाज है, जनमानस का ये कहना है। तमाम सीवर, तमाम वो और तमाम पानी की समस्याएं और तमाम इन चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। वो कहने से काम नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के मिनिस्टर हैं अरविंद शर्मा, जो मोदी जी के कार्यकाल में आईएएस थे और उनको रिटायर करा के बीआरएस दिला के उनको नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, नगर विकास की, उन्होंने, वो ईमानदार एक मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा इसमें पुरजोर तरीके से कार्य किए हैं, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको हटाने का काम, सस्पेंड करने का काम किया है। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं जनमानस के समक्ष दिख रही हैं, और ये निश्चित मान के चलिए उसका सीधा फायदा प्रथम चरण में ही मिला और आगे आने वाले द्वितीय चरण में भी मिलेगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ 37 जिलों में 6 सभाएं कर रहे हैं, जनमानस के को सब सारी चीजें बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो 1 तारीख को चुनाव प्रचार शुरू किया, 2 तारीख को 6 बजे चुनाव प्रचार बंद होना था, अखिलेश यादव ने 1 तारीख को चुनाव प्रचार करना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया।
ठीक है। उन्होंने कहा वो जनमानस की अभिरुचि को देखते हुए खाली टीवी में खाली ऐसी संस्कृति में बैठ के और टीवी में बैठ के बयान जारी करने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए मैं समझता हूं कि जोशी साहब से एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं कौशल कांत जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी साहब बताइए, अब कम रुचि आपके नेता ही दिखा रहे तो जनता रुचि कैसे दिखाए? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ पराग जी, किसी का चश्मा खराब हो तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है। 2000 मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, 2022 के परिणाम के बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश का दौरा करा, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करा, और जो कि मैनपुरी और खतौली के उपचुनाव के बाद बूस्टअप पहले से ही थे, उनको लगातार हम लोग ऊंचे मनोबल के साथ जनता की अदालत के बीच में थे और इसका सुखद परिणाम हमको मिलेगा। अब किसी को वो उनका नहीं दिखाई देता कि गए लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और वहां पर उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया। ये काम हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। किसी का चश्मा अगर खराब हो तो समाजवादी पार्टी ठीक नहीं कर सकती। और हम लोग 22 के बाद निरंतर जनता के बीच में माननीय अखिलेश यादव सड़क हो, सदन हो के, लेकिन सर ये तो बात आप मानेंगे ना कि आपके साथ जो चुनाव लड़े वही इस तरह का आरोप लगा रहे थे, आप दूसरों के चश्मे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आरोप लगा रहे थे वो लोग आज कहाँ हैं? आप बता सकते हैं कि उनकी गुड मॉर्निंग कहाँ होती है, गुड आफ्टरनून कहाँ होता है, गुड नाइट कहाँ होता है? कभी वो बसपा की बात करने लगते हैं, कभी वो भाजपा की बात करने लगते हैं, कभी सपा रहता है। राजनीति में एक आपका स्थायित्व डिसीजन होना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग गंभीरता से लेते। मैं तो आप पराग जी हमारे बहुत अच्छे एक पत्रकार भी है, हमारे मित्र भी, इसलिए मैंने चर्चा कर दी। मैं तो उनकी टेलीविजन में चर्चा भी नहीं करता। भाई जिस व्यक्ति का अपना कोई स्टैंड ना हो उस पर क्या चर्चा करनी? देश और लेकिन आप जोशी साहब ये तो आप लोगों को ही समझना है ना कि ऐसे लोगों को क्यों ही आप अपने साथ ले रहे हैं, फिर सवाल ये था। चलिए खैर ये पीछे की बात रह गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कौशल कांत जी के पास चलता हूं। कौशल कांत जी, बहुत सारी बातें पंकज जी ने कही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या तमाम सारी सुविधाओं की बात करें बीजेपी शासन ने दिया, मगर विपक्षी पार्टियों को नजर नहीं आता है। अब जोशी साहब से अब सवाल पूछा तो उन्होंने चश्मे की बात कर दी कि दूसरों का चश्मा हम नहीं बदल सकते हैं, तो क्या आप भी उसी चश्मे की अब बात करेंगे विपक्षियों के लिए? नहीं, मैं भुवन भाई की ही बात लेता हूं। और इन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में अगर देखें तो कहा 22 के बाद से, यानी कि भुवन भाई ने ये मान लिया कि 22 के पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया जो थे 22 के पहले नहीं घूमते थे, 22 के बाद घूमने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है, प्रदेश की जनता के लिए बेहतर। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा भुवन जी की, कम से कम उन्होंने इस बात को माना कि 22 के पहले तो अखिलेश यादव ऐसे ही कमरों में बैठे रहते थे और विपक्ष के तंज के बाद वो शायद बाहर निकले। खैर, अगर मेरे दोस्त ने बात की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कानून व्यवस्था तो सबको बोलते हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है। और प्रदेश के साथ साथ भारत में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में जा करके योगी जी को बुला करके कानून व्यवस्था पे ही सुना जाता है। तो कानून व्यवस्था पे तो सब जानते हैं। और कानून व्यवस्था चलिए, और हम कौशल कांत जी, हम उम्मीद आगे जनता से ये भी करेंगे कि वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वो लोकतंत्र के लिए उतना ज्यादा स्वस्थ होगा। क्योंकि आज वक्त अभी के लिए मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आपको सुनाते हैं। मेरे गाजियाबाद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया करुणा, शांति और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध की पावन जयंती के साथ जुड़ रहा है। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में
कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत के संदर्भ में इसे लागू करके दिखाया है। 9 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी। भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में दुनिया कुछ और सोचती थी। लेकिन आज इन 9 वर्षों में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज भारत के बारे में दुनिया की सकारात्मक सोच है। दुनिया में कई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य। भैया बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही अक्सरशः अपना मिशन मानते हुए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आपने देखा है, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की बेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो परिवारवादी पार्टी भी आई है उनकी चुनाव के समय, एक परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो तमंचावादी हो जाते हैं और युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को, एक सामान्य नागरिक के जीने को, अधिकार को जबरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भाइयों बहनों। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट उपलब्ध करवाया जा रहा है और टैबलेट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी। मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी। गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कोई घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त की यहां गाजियाबाद ने। और गाजियाबाद की इस प्रगति को हम सब ने देखा। आज गाजियाबाद गंदगी का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। आज गाजियाबाद सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हमने पुलिस रिफॉर्म करते हुए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम गाजियाबाद में लागू कर दिया है और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए हैं। ये अपने आप में किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बॉन्ड जारी हुआ है और गाजियाबाद का अपना बॉन्ड जारी हुआ है। भैया बहनों, आज हमारी सिटी सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है और हमने इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच की दूरी कभी कम हो पाएगी? मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में, गाजियाबाद से दिल्ली सटा हुआ है, लेकिन इस दूरी को तय करने में